नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। साथियों, हम आ गए हैं परीक्षा पर प्रहार क्रैश कोर्स नाम के बैच के पहले वीडियो पे, और हम लोग आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। क्लास 12th केमिस्ट्री के 3 पोर्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री। उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स यदि क्लास 12th बिहार बोर्ड की बात करें, चैप्टर से हर बार कम से कम 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए अभी हम लोग इस चैप्टर को 2 से 3 लेक्चर में खत्म करेंगे और उसके बाद आगे वाला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आगे वाला चैप्टर कौन सा होगा वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगा कि अगला कौन सा चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, ताकि आप उसको पहले एक बार खुद से अपने एनसीईआरटी की बुक से रिवाइज कर लो, पढ़ लो, थोरोली पढ़ लो, उसके बाद लेक्चर को देखो। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, टिप्स और ट्रिक्स इस वीडियो पे आपको लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आइए समय को बर्बाद ना करते हुए काम की बात करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ पर कुछ लिख के रखा है, और ये है केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया है, और मानकर चलना है कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है? अभी बैलेंस्ड है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है ये। तो इस केमिकल रिएक्शन को देखने के बाद हम लोगों के माइंड में 3 क्वेश्चन अराइज होता है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है क्या यह संभाव्य है, यानी कि इज दिस रिएक्शन इज फिजिबल। दूसरा, यदि है तो दूसरा क्या है? यदि यह संभाव्य है तो इसकी सीमा क्या है? इसकी क्या सीमा क्या है? तीसरा क्वेश्चन राइज होता है, क्या इसका वेग या फिर समय कितना लगेगा इसको कंप्लीट होने में, और इसका वेग क्या होगा? यदि आप क्लास 11 में थोड़ा सा पढ़े होंगे तो पहले क्वेश्चन का आंसर उष्मागतिकी चैप्टर से आप लोग दे पाएंगे। कैसे? यदि किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी, गिब्स ऊर्जा, यदि लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है, तो वो रिएक्शन क्या होता है? संभाव्य होता है, फिजिबल होता है। तो पहले का आंसर हम लोग दे पा रहे हैं। दूसरे का आंसर केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य चैप्टर क्लास 11th के केमिस्ट्री से हम लोग दे पाएंगे कि इसकी सीमा क्या है। यदि यह संभाव्य है, ये रिएक्शन संभाव्य है, तो इसकी सीमा क्या है। लेकिन तीसरा जो है, इसका आंसर देने के लिए वेग या फिर इस रिएक्शन का रेट क्या है, इसकी दर क्या है, इसको कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, इन लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने की जरूरत पड़ी। आया समझ में केमिकल काइनेटिक्स क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? हमारे जिंदगी में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ा? यस, पहले 2 का आंसर हम लोग क्लास 11 के केमिस्ट्री से दे पाएंगे। पहले का आंसर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से, और दूसरे का आंसर केमिकल इक्विलिब्रियम से दे पाएंगे। तीसरे का आंसर देने के लिए कि कोई रिएक्शन का वेग कितना है, क्या है, रेट क्या है, और उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में समय कितना लगेगा, इसको पढ़ने के लिए हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है।
की परिभाषा देखने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एज ए मूवी नहीं देखना है, एज ए फिल्म की तरह नहीं देखना है, क्योंकि आपको टारगेट करना है केमिस्ट्री में 95 टू 96, 97 पर मार्क्स। तो इसको क्या करना है, एक पेन पेपर उठाइए और वहां से अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। देखिए क्या है, आप एक बार नोट्स बना लोगे वीडियो देख के तो आपके पास बार बार इस वीडियो पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप खुद से रिवाइज कर पाओगे वहां से। ठीक है, तो आइए अब अपना क्या करना है, नोट्स बनाते रहिए और देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स कहता क्या है। केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसका क्या रेट है, उसकी स्टडी करते हैं। उसी को बोलते हैं क्या, रासायनिक बल गतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। इसी को हम लोग अभी लिख लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया वेग तथा इसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुआ। यानी कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली किस चीज पे बात कर रहे होंगे, उसके रेट पे और उसके टाइम पे कि किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होगा और उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में समय कितना लग रहा होगा। तो ये है कि केमिस्ट्री के किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, इसका केमिकल काइनेटिक्स में। यहां तक की बातें क्लियर हुई। अब आते हैं अपना इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, वो किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होता है। रेट देखते हैं, रेट यानी कि वेग, रेट यानी कि वेग। अच्छा, यदि आप थोड़ा सा 11th का फिजिक्स पढ़े होंगे ना, तो आप बता पाओगे कि वेग आप कैसे निकालते थे, वेलोसिटी कैसे निकालते थे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करके। सेम प्रोसेस करना है इसमें भी, ds बाय dt करते थे वहां पे। अगर स्पॉन्टेनियस वेलोसिटी निकालना होता था तो क्या करते थे, किसी एक पॉइंट पे स्लोप, किसी भी एक पॉइंट पे क्या करते थे, टेंजेंट ड्रॉ करते थे। वहां पे जो टेंजेंट निकल के आता था वही क्या होता था, रेट आता था। ठीक है, वही यहां पे करेंगे, लेकिन यहां पे डिस्टेंस नहीं होगा। केमिस्ट्री में तो डिस्टेंस नहीं ना पूछेगा आपसे कि ये रिएक्शन कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इसमें केमिस्ट्री में आपसे क्या पूछा जाएगा, सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बात करेंगे। रेट किसके टर्म में, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। ठीक है, तो रेट क्या होता है वो देख लीजिए। मान लेते हैं कोई एक रिएक्शन हुआ होगा, ये वाला अभी जो लिखे थे वही वाला रिएक्शन लिख रहे हैं फिर से, और फिर से मान लेते हैं ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ए और बी को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, और C प्लस डी बना रहा है ये क्या बना रहा है, प्रतिफल बना रहा है यानी कि प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, मान लेते हैं इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो है A, स्मॉल a, और इसका स्मॉल b, इसका स्मॉल c, ये स्मॉल d। ये बैलेंस करने के बाद आया है। ठीक है, और इसी प्रोडक्ट को यदि हम मान लेते हैं किसी इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है I, इस सब को मान लेते हैं क्या, I, क्या मान लेते हैं, I। यदि प्रोडक्ट इस रिएक्शन का I होगा तो इसका रेट कैसे लिखेंगे, रेट यानी कि वेग स्मॉल r से डिनोट करेंगे, RI। क्या है, RI, प्रतिफल I के बनने का वेग। क्या है, RI, प्रतिफल I यानी कि प्रोडक्ट I जो बन रहा है इसके बनने का वेग यानी कि रेट। क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, रेट। वहां पर वेलोसिटी कैसे पता करते थे, वहां पे वेलोसिटी पता करते थे फिजिक्स में। वेलोसिटी की बात करें तो पता करते थे डिस्प्लेसमेंट यानी कि s वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। यदि इसी को dv के टर्म में लिखे, छोटा वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो लिखते थे कैसे, ds बाई dt, है ना। चलिए, ये तो क्लियर हुआ कि ds बाई dt करना है। ठीक है, आगे इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम लोग किसके टर्म में, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता कैसे निकालते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का सांद्रता कैसे निकालते हैं, सांद्रता को C से डिनोट करते हैं या फिर इस वाले डब्बे से डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, तो सांद्रता मान लेते हैं C है, तो उसका सांद्रता कैसे निकालते थे,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और ये क्या है, v क्या है, वॉल्यूम। तो रेट हम लोग निकालेंगे इसी के टर्म में, किसके टर्म में, कंसंट्रेशन के टर्म में, ठीक है। तो लिखते हैं रेट I क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत आसान है, जैसा फिजिक्स में आपने पढ़ा है ना, सेम टू सेम वैसा ही है, वही है। रेट किसका लिखना है, I के बनने का रेट लिखना है, प्रतिफल I किस रेट से बन रहा है वो लिखना है। मान लेते हैं रेट 1/v को बाहर कर लेते हैं अभी के लिए, मान लेते हैं कि 1/v क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो 1/v बाहर हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई d, क्या, d मतलब डेरिवेटिव, अवकलन, ठीक है। d किसका, d कॉन्सेंट्रेशन का, d कॉन्सेंट्रेशन को हमने यहाँ पे c से डिनोट करा है, किसका कॉन्सेंट्रेशन, किसका सांद्रता, I का सांद्रता, तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट, लोअर सबस्क्रिप्ट में I लिख लेंगे डिवाइडेड बाई dt। इसी को आप लोग ऐसे भी लिख पाओगे, कैसे, देख लो, ऐसे भी लिख पाओगे 1/v इंटू d। अभी हमने बताया ना, कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से भी लिख पाएंगे, लिख पाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से भी लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I, किसका कॉन्सेंट्रेशन, I डिवाइडेड बाई dt। देखिए चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, रेट लिखते हैं। रेट किसका, रेट I का, ये जो प्रोडक्ट I है ये किस रेट से बन रहा है वो लिखना है। तो केमिस्ट्री में रेट जो कैसे लिखा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखा जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। मोल की संख्या, किसी भी विलय के मोल की संख्या और उसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो वो कॉन्सेंट्रेशन देगा। तो अभी हम लोग मान लेते हैं वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो इसको बाहर कर लेते हैं, इनटू डी, जैसे यहाँ पे लिखते थे ds बाई dt, वेलोसिटी को कैसा लिखते थे, ds बाई dv बराबर ds बाई dt। सेम तरीके से यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा ना, यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो n, किसका n भैया, इस I का n, प्रोडक्ट I जो बन रहा है उसका n, डिवाइडेड बाई dt। एकदम बहुत ही आसान है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा और बहुत जल्द वे में बताया, थोड़ा फास्ट करके बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये यहां पर इसको लिख लीजिए, क्या है, RI क्या है, कॉमा डाल के लिख लीजिए इसको, RI क्या है, प्रतिफल I के बनने का वेग। दूसरा B क्या है, भी क्या है, आयतन, क्या है भी क्या है, आयतन, किसका आयतन, सॉल्यूशन का आयतन, यानी कि वॉल्यूम है, ठीक है। n क्या है, n क्या है, I की मोल की संख्या, प्रतिफल I के मोलों की संख्या, I का मोल, उसके बाद मोलों की संख्या, ठीक है। और लास्ट में T क्या है, T है समय, क्या है, T समय है। देखिए यदि हम लोग V को कांस्टेंट मान लें, V को एक कांस्टेंट मान लें, अचर राशि मान लें, तो क्या हम लोग इसी रेट को ऐसे नहीं लिख पाएंगे, D NI डिवाइडेड बाई V डिवाइडेड बाई dt। NI नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I, यानी कि I के बनने की, I का मोल डिवाइडेड बाई T, तो यही क्या कहलाएगा, DCI बाई dt। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I के बनने का वेग ऐसे हम लोग निकालेंगे। C क्या है, C लिख लो, क्या है, सांद्रता,
ठीक है, कैसे लिखे, वेलोसिटी की मदद से लिखे हैं ds/dt। एस के जगह पे हमने क्या रखा है, कंसंट्रेशन रखा है, देख लीजिए एस के जगह पे क्या है, कंसंट्रेशन, dCi/dt। तो किसी भी रिएक्शन का रेट हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को शायद क्लियर हो चुकी होगी। देखिए यहाँ पर ये क्या है, dCi/dt, यानी कि ये मोलर कंसंट्रेशन में परिवर्तन बटा टाइम है, टाइम में कितना परिवर्तन हो रहा होगा। अब इसके मदद से क्या आप लोग यहाँ पे क्या आप इसके मदद से आप लोग यहाँ पे यूनिट लिख पाओगे, आसानी से लिख पाओगे। देखिए यूनिट इसका क्या हो जाएगा, यूनिट आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है यूनिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यूनिट क्या होगा, देखिए कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, कंसंट्रेशन बराबर N/V। N क्या है, मोल, V क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट लीटर, और N तो नंबर है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोल लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम है, तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट, मोल पर लीटर, कैपिटल L है, उसके बाद टाइम है तो पर सेकेंड। ठीक है, अब यदि यही चीज कंसंट्रेशन के टर्म में ना देके प्रेशर के टर्म में देगा तो कैसे लिखेंगे, प्रेशर यानी कि कोई भी रिएक्शन अगर गैसीय अवस्था में हो रहा होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर C को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर C को किससे रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर C को रिप्लेस कर देंगे किससे, P से, यानी कि तो उस केस में क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था के लिए गैसीय अवस्था के लिए क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था में अभिक्रिया होगा तब क्या होगा, गैसीय अवस्था के लिए क्या हो जाएगा, रेट, यानी कि I के कारण जितना दबाव बन रहा है, दाब बन रहा है, वो क्या हो जाएगा, dPi डिवाइडेड बाई dt। क्या होगा, dPi डिवाइडेड बाई dt, यानी कि प्रेशर में चेंज और डिवाइडेड बाई dt, टाइम में कितना टाइम लगेगा उसको चेंज होने में। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, यूनिट इसका भी लिख लीजिए, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट dPi/dt। प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है ATM, क्या होता है, ATM। तो ATM डिवाइडेड बाय टाइम है ना, टाइम, यानी कि ATM, बट इसको देखिए कैसे लिखा है, यहां पर देखिए, इसी को यहां फिर से समझा रहा हूं, ATM/सेकेंड है ना, ये सेकेंड नीचे में ना कुछ पावर तो 1 है, तो इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे ATM/सेकेंड, इसी को तो ऐसे लिखते हैं ना, ATM/सेकेंड, यानी कि इसका यूनिट क्या हो गया, ATM/सेकेंड। इसी दोनों के लिए एक जनरल फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में मार्क्स बूस्टर की तरह काम करेगा। जैसे मानी ला तोरा खाइल दिल हूँ चावल दाल सब्जी, यदि पापड़ नहीं देवन तो तोरा खाइल मजा नहीं अतौ, ठीक है। वही ना एक यहाँ पर जे जनरल फॉर्मूला है रेट के, वो लिखिला की हो छे, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग बराबर, यदि इसके टर्म में लिखेंगे, किसके टर्म में, कंसंट्रेशन के टर्म में, तो मोलर सांद्रता में परिवर्तन, मोलर सांद्रता में परिवर्तन डिवाइडेड बाई क्या, परिवर्तन में प्रयुक्त समय, परिवर्तन में प्रयुक्त समय। आया समझ में, ठीक है। यदि इसको नोट करके लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यदि प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दाब में परिवर्तन डिवाइडेड बाय परिवर्तन में प्रयुक्त समय। ये मैं नहीं लिखा रहा हूं, आप खुद से लिख लीजिएगा, ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एवरेज रेट की और इंस्टेंटेनियस रेट की, औसत वेग का बात करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। तो आइए अब हम लोग औसत वेग को समझते हैं। औसत वेग को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एकदम क्लास 11th की डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं भी है नॉलेज तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। औसत वेग को समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक रिएक्शन था, कोई एक जनरल रिएक्शन था, उसके जो
तीर के लेफ्ट साइड में होता है, एरो के लेफ्ट साइड में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक बोलते हैं उसको। और एरो के जो राइट साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट बोलते हैं। तो मान लेते हैं कोई एक जनरल रिएक्शन था, उसके एरो के लेफ्ट साइड वाले को आर मान लिया और राइट साइड वाले को पी मान लिया। आर रिएक्टेंट के लिए और पी प्रोडक्ट के लिए, यानी कि अभिकारक है ये प्रतिफल है। तो इसको समझते हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है, ये मैं दावे ठोक के कहता हूँ। ठीक है, देखिए कोई भी रिएक्शन होगा, वैसे आप प्रैक्टिकली सोचो, थियोरेटिकल बात मत करो। कोई भी रिएक्शन होगा, स्टार्टिंग में T बराबर 0 पर उसका कंसंट्रेशन हाईएस्ट होगा किसका? प्रोडक्ट साइड का, सॉरी किसका? रिएक्टेंट साइड का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। कोई भी रिएक्शन होगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी रिएक्शन होगा तो स्टार्टिंग में क्या होगा? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाईएस्ट होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? 0 होगा। इसलिए मान लेते हैं कि टाइम T बराबर 0 पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या था? R0 था, और उस टाइम T बराबर 0 पर तो प्रोडक्ट तो कुछ बना नहीं होगा, प्रोडक्ट तो कुछ बनेगा नहीं, तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 0 लिख लिया। टाइम T बराबर T1 पर मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया? R1 हो गया, और इसका कंसंट्रेशन अब क्या होगा? धीरे धीरे अब बढ़ेगा कंसंट्रेशन, किसके बराबर होगा? R0 से ये R1 हो गया, यानी कि कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बना होगा, वही यहाँ पे लिखा R0 माइनस R1। उसके बाद टाइम T बराबर T2 पर इसका R का कंसंट्रेशन मान लेते हैं R2 है, तो प्रोडक्ट P का कंसंट्रेशन क्या होगा? ये धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा, ये तो बढ़ेगा डाटा, लेकिन इसमें से घटेगा ना, इसी में से ना घटेगा। ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। आया समझ में? पहले 0 था, उसके बाद थोड़ा कुछ बढ़ेगा, समय जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा उस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का ध्यान रखते हुए हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किए हैं। ग्राफ देखिए, इनिशियल कंसंट्रेशन था, मान लेते हैं R0, प्रारंभिक जो सांद्रता था वो R0 था। उसके बाद ये ग्राफ देखिए इस तरीके से आया है, यानी कि ये ग्राफ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए इसका ग्राफ कैसा आया है? घटता जा रहा है। लेकिन ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, यानी कि इस पे है क्या? समय है, और इस वाई एक्सिस पे क्या है? सांद्रता, मोलर सांद्रता है अभिकारक का, और ये क्या? एक्स एक्सिस पे क्या है? समय है। तो ये कर्व जो मिला है आपको, ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता है, और यदि मान लेते हैं यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तो कभी कंप्लीट ही नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ग्राफ कभी इसको टच ही नहीं करेगा, यानी कि रिएक्टेंट अभिकारक का जो सांद्रता है वो कभी भी 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो बचा ही रहेगा। ठीक है, इसको समझते हैं। ये टाइम T1 बराबर इसका कंसंट्रेशन क्या था? R1। ये बॉक्स जो है, बॉक्स क्या बता रहा है? ये बॉक्स बता रहा है कंसंट्रेशन, सांद्रता बता रहा है। क्या बता रहा है? सांद्रता बता रहा है। ठीक है, टाइम T बराबर T2 पर इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं R1 है, और टाइम T बराबर T3 पर इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं R2 है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है? औसत वेग निकालना है। औसत वेग निकालने का तरीका क्या है? सेम कॉन्सेप्ट फिजिक्स वाला लगाएंगे। वेग कैसे निकालते थे? डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? कंसंट्रेशन होगा। यहाँ पर वेग दो तरीके, औसत वेग दो तरीके से, दो चीजों के सापेक्ष में निकालेंगे। एक तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, दूसरा प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। तो पहला लिखते हैं, पहला लिखेंगे हम लोग क्या? विद रेस्पेक्ट टू आर के रिस्पेक्ट में हम लोग वेग लिखेंगे औसत वेग। औसत वेग यानी कि औसत वेग क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जब लिखेंगे ना तो माइनस लगाएंगे। क्यों माइनस लगाएंगे अभी मैं आपको समझाता हूं। माइनस आर एवरेज, आर एवरेज क्या हो जाएगा? देखिए क्या होगा, कैसे क्या निकालते थे फिजिक्स में? वेलोसिटी कैसे निकालते थे? वेलोसिटी डेल एस बाई डेल टी निकालते थे। यहाँ पर एस का जगह कौन लेगा? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेगा। तो क्या लिखेंगे? डेल आर चेंज इन कंसंट्रेशन, क्या लिखेंगे? डेल आर बटे क्या लिखेंगे? डेल टी। अब देखिए डेल आर निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक का। टाइम टी बराबर T1 पे टी, डेल आर कैसे निकालेंगे? डेल आर स्टार्टिंग में कैसे निकालते थे? याद कीजिए,
किसी भी चीज़ में डिफरेंस यानी कि अंतर कैसे पता करते थे? डेल, यदि आपको निकालना हो डेल वी तो कैसे निकालते थे? फाइनल वेलोसिटी निकालते थे, फाइनल वी एफ माइनस वी आई, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल करते थे। फाइनल कितना है? एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा ग्राफ थोड़ा गलत ड्रॉ करा गया है। ग्राफ ये यहाँ तक रहेगा, ठीक है, ये यहीं तक रहेगा। डेल आर यहाँ से निकालेंगे। क्यों यहाँ तक? क्योंकि हमें दो टाइम इंटरवल के बीच का चाहिए, केवल T1 और T2 के बीच का चाहिए। तो डेल आर बराबर क्या हो जाएगा? एक तो निगेटिव पहले से लगाएंगे, निगेटिव पहले से इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कमी आ रही है, इसलिए। अच्छा, निगेटिव लगाने का एक और भी कारण है। क्या कारण है? कि औसत वेग जो आएगा ना, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, कभी भी निगेटिव नहीं आता है। इसलिए इस निगेटिव को एडजस्ट करने के लिए मतलब यहाँ पर देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे निगेटिव नहीं लगाते हैं, यहाँ पे माइनस नहीं लगाते हैं, तो देखिए हम लोगों के पास क्या हो जाएगा? R1, यहाँ से डेल आर यदि निकालेंगे तो R2 माइनस R1। ध्यान दीजिए, ये है यदि ऑरिजिन से पहले यहाँ पे जाएंगे, मान लेते हैं ये 5 है, ये है 10, तो 5 माइनस 10 तो -5 डिवाइडेड बाई टाइम, तो निगेटिव आ जाएगा ना। इसलिए इस निगेटिव को एडजस्ट करने के लिए हम लोग एक माइनस पहले से लगा लेते हैं, ठीक है, आया समझ में? उसके बाद माइनस R1, ये क्या है? डेल आर कैसे निकालेंगे? डेल आर बराबर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1 डिवाइडेड बाई T2 डेल टी बराबर क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। माइनस इंटू R2 हो जाएगा, और माइनस इंटू R1 माइनस इंटू माइनस R1 तो माइनस प्लस R1, यानी कि इसको ऐसे लिख लेते हैं R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ये क्या निकल गया? प्रोडक्ट R, यानी कि रिएक्टेंट R के रिस्पेक्ट में औसत वेग निकल गया। यदि इसी का इंस्टेंटेनियस वेग निकालेंगे, देखिए निकालते हैं, माइनस R इंस्टेंटेनियस, यानी कि एक किसी शॉर्ट इंटरवल के लिए यदि हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये R इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते थे? ds/dt करके निकालते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। dv कैसे निकालते थे? ds/dt निकालते थे। ds क्या होता था? एक छोटा चेंज, स्मॉल चेंज, और dt भी स्मॉल चेंज। तो यहाँ पर किसी एक पॉइंट के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? d माइनस dr/dt। ये क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस। आपके काम का जो है यही है, R एवरेज है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस जो रेट है वो आपके काम का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये तो किसके रिस्पेक्ट में निकाले हैं? रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। यदि हम लोग प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो देखिए कैसे होगा। विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, यानी कि प्रतिफल के रिस्पेक्ट में हम लोग देख लेते हैं औसत वेग कैसे निकालेंगे। विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, ग्राफ को देखिए एक बार थोड़ा ध्यान से। तो ग्राफ को यदि देखते हैं तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट के लिए ग्राफ 0, यानी कि ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होता है प्रोडक्ट का? 0, उसके बाद धीरे धीरे कंसंट्रेशन क्या होता है? इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? इसको लिखेंगे P में वृद्धि का वेग, प्रोडक्ट P में वृद्धि का वेग, यानी कि रेट ऑफ P, एवरेज रेट ऑफ P कैसे निकालेंगे? डेल P बाई डेल टी। कैसे निकालेंगे? डेल P बाई डेल टी। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। डेल P कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तक के लिए डेल P निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डेल P फाइनल माइनस इनिशियल। इसको यदि हम कंसंट्रेशन के टर्म में लिख लें तो ये क्या हो जाएगा? P1, ये हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन, P2 और इनिशियल क्या हो जाएगा? P1, ठीक है। टाइम T1 पर P1 और T2 पे P2, तो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन P2 माइनस कंसंट्रेशन P1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ये क्या हो गया? P में वृद्धि का औसत वेग इस तरीके से निकाला जाएगा। आया समझ में? और यही वेग जो होगा ना,
और यही हम लोग यदि इंस्टेंटेनियस निकालें, इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ पी इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे? डी पी डिवाइडेड बाई डी टी। ये कैसे निकालेंगे? पता है आपको कि किसी भी कर्व के पॉइंट पर एक यदि हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो उसका स्लोप पता कर लेता है। ये एक टेंजेंट है मान लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग स्लोप क्या देगा tan थीटा के बराबर। स्लोप क्या हो जाता है? tan थीटा। और tan थीटा किसके बराबर हो जाता है? ये इसका रेट के बराबर, यानी कि ढाल हो जाएगा इस वक्र का, इस कर्व का क्या हो जाएगा? ढाल। ये निकालेंगे ऐसे कैसे? इससे क्या निकालेंगे हम लोग? इंस्टेंटेनियस। और इससे क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, अभिक्रिया का वेग क्या होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखिए प्रतिक्रिया की दर बोले या फिर औसत वेग जो हम लोग पढ़े वो थोड़ा सा मिलता जुलता है। औसत वेग में हम लोग दो चीज़ों के रिस्पेक्ट में बात करा था, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में और रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में अलग अलग बात करा था। रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया की दर में हम लोग दोनों को कंबाइन करके बात करेंगे। कैसे क्या होता है? प्रतिक्रिया की दर किसी भी खास कोई एक रिएक्शन होगा, किसी भी रिएक्शन के लिए कोई एक खास समय अंतराल में किसी एक खास समय अंतराल में अभिकारक में किस रेट से कमी हो रही है या फिर प्रतिफल में किस रेट से वृद्धि हो रही है, उस रेट को बोलते हैं प्रतिक्रिया की दर। यदि हम लोग इसका फॉर्मूला लिखें तो देख लीजिए, फॉर्मूला आपके काम का है। प्रतिक्रिया की दर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया की दर फॉर्मूला क्या है? अभिकारक में कमी, अभिकारक की सांद्रता में कमी या फिर प्रतिफल की सांद्रता में वृद्धि बटे समय। अभिक्रिया की प्रतिक्रिया की दर क्या हो जाएगा? अभिकारक की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि, अभिकारकों की सांद्रता में कमी देखिए प्रतिक्रिया का दर क्या होता है? प्रतिक्रिया का दर औसत वेग से प्रतिक्रिया की दर औसत वेग से थोड़ा मिलता जुलता है। औसत वेग में हम लोग क्या किए थे? प्रतिफल और अभिकारक के रिस्पेक्ट में अलग अलग बात किए थे, लेकिन इसमें दोनों को एक साथ कंबाइन करके बात करेंगे। प्रतिक्रिया की दर होता है कि किसी भी रिएक्शन में किसी एक खास समय अंतराल में अभिकारकों की सांद्रता में कमी किस रेट से हो रही है या फिर प्रतिफल की सांद्रता में वृद्धि किस रेट से हो रही है, उसी को बोलते हैं प्रतिक्रिया की दर। ऐसे समझो, प्रतिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता में कमी का रेट और प्रतिफलों की सांद्रता में वृद्धि का रेट प्रतिक्रिया की दर कहलाती है। इसका मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, डायरेक्ट फार्मूला जो आपके काम की बात है वो लिखाता हूं। प्रतिक्रिया की दर क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया की दर बराबर क्या हो जाएगा? अभिकारकों की सांद्रता में कमी, अभिकारकों की प्रतिक्रिया की दर क्या हो गया? अभिकारकों की सांद्रता में कमी या
प्रतिफल की सांद्रता में वृद्धि, अभिकारक क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, और प्रतिफल क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा किसी भी रिएक्शन में। हमेशा तो यही ना होता है किसी भी रिएक्शन में, अभिकारक क्या हो रहा होगा, रिएक्टेंट कम होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है, डिवाइडेड बाय समय अंतराल। यानी कि ये आपके काम का है, इससे सवाल आते हैं। और अभी हम लोग एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, उसको पढ़ के एक सवाल भी करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम जेईई और नीट में भी पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के टर्म में बात करेंगे। अब देखते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के लिए मान लेते हैं क्या कि आपके पास कोई एक जनरल रिएक्शन था A प्लस बी, जो कि आपको देता था क्या, C प्लस डी देता था, ठीक है। अगर बैलेंस करने के बाद मान लेते हैं इसका स्टोइकोमेट्रिक गुणांक हो गया A, स्मॉल a, और इसका हो गया B, और इसका हो गया स्मॉल c, और इसका हो गया स्मॉल d। यदि हम लोग इसमें प्रतिक्रिया की दर लिखना चाहें, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें, रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकोमेट्री के तरफ के हेल्प से रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहे इसके लिए, तो याद कीजिए इस इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखते थे, प्रतिफल इसके अभिकारक के रिस्पेक्ट में कैसे लिखते थे, माइनस डी ए बटे डी टी, ए का कंसंट्रेशन। ध्यान रहे यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ये जो है ए क्या है, ए को क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक बोलते हैं। तो इसको 1/a कर देंगे माइनस लगा के, बराबर माइनस 1/b डी कंसंट्रेशन b डिवाइडेड बाई डी टी। अब यदि हम लोग प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो इसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस देगा। क्या आ जाएगा, 1/c डी कंसंट्रेशन ऑफ c डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 1/d डी कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल D डिवाइडेड बाई डी टी। यानी कि D के कंसंट्रेशन में स्मॉल चेंज, C के कंसंट्रेशन में स्मॉल चेंज, B के कंसंट्रेशन में स्मॉल चेंज, और A के कंसंट्रेशन में स्मॉल चेंज को dt के साथ डिवाइड करके 1/a उसके स्टोइकोमेट्री से डिवाइड कर देंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, तो आपको निकल के आ जाएगा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले का बात करेंगे, इसी फॉर्मूले के बेसिक कॉन्सेप्ट पे एक सवाल आपके एनसीईआरटी बुक में है, और ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आए हैं, जेईई में भी आए हैं, और नीट में भी आए हैं। इसी सवाल को अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले सवाल को तो आइए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हम लोग का जो अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है 318 केल्विन पर N2O5 की अपघटन की अभिक्रिया के अनुसार यदि प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता 2.33 मोल पर लीटर थी, जो कि 184 मिनट के बाद घटकर 2.08 मोल पर लीटर रह जाती है, तो आपको रिएक्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है क्या, औसत वेग किस में, घंटा में, मिनट में और सेकंड में। 3 क्वेश्चंस है इसमें, तीनों में से कोई भी एक पार्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ध्यान से देखिए, अभी जो हम लोग लिखे थे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हेल्प से रेट, एवरेज रेट कैसे लिखे थे, एवरेज रेट लिखे थे -1/a R ऑफ a डिवाइडेड बाई -1/RA, और ये RA क्या होता था, dA/dt होता था, ठीक है। इसी को हम लोग लिखेंगे, इसी का हेल्प करेंगे यहाँ पर। यदि हम लोग इस रिएक्शन को देखेंगे तो रिएक्शन से हम लोग एवरेज रेट, औसत वेग लिख लेते हैं। औसत वेग क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ RA, R किसका, N2O5 का, N2O5 क्या हो जाएगा, -1/2 किसका कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन D, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, डेल A डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई डेल T।
ध्यान से देखिए इसको, क्या हो जाएगा -1/2। 1/2 क्यों? क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2। -1/2 डेल ऑफ N2O5। N2O5 का फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था? 2.33। तो 2.33 मोल पर लीटर माइनस फाइनल कंसंट्रेशन कितना? 2.08। और ये कितने टाइम में चेंज हुआ? 184 मिनट में, 184 मिनट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका यूनिट क्या था? मोल पर लीटर था, मोल पर लीटर। और ये हो गया क्या? इतना मिनट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट भी साथ साथ सॉल्व होते जाएगा। -1/2 इंटू, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपके पास निकल के आएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 184 मोल पर लीटर पर मिनट, इसमें आ गया। इसको सॉल्व कीजिएगा, -R2 साथ में नेगेटिव भी है, -1/2 R1 -R2 डिवाइडेड बाई T1 T2 -T1। ठीक है, तो देखिए इसको क्या हो जाएगा? -1/2 R1 कितना था? T1 पे टाइम T1 पे कंसंट्रेशन था 2.33 T1, R2 -R1 होगा ना, -1/2 R1 नहीं, ये क्या होता था? R2 -R1, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई T2 -T1। तो R2 कितना था? 2.08 माइनस 2.33 डिवाइडेड बाई कितना? 184 मिनट था। और इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? यूनिट क्या जाएगा? मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए तो -1/2 इंटू -0.25 डिवाइडेड बाई 184। और ये किस में निकल के आ रहा है? मोल लीटर पर मिनट में। ठीक है, पर मिनट में निकल के आ रहा है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आपके पास निकल के आ जाएगी, माइनस माइनस हो जाएगा +1/2 इंटू 25/100, पॉइंट उड़ा देते हैं, इंटू 184। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास डाटा निकल के आता है, मेरे पास है डाटा 6. इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास डाटा निकल के आता है वो है 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर पर मिनट। ठीक है, यदि इसी को आपको सेकेंड में निकालना हो, पर सेकेंड में निकालना हो तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। और घंटे में निकालना हो तो क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 60 से, तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा केमिकल काइनेटिक्स का पहला लेक्चर, जिसमें हम लोग क्या सब बात किए? रेट, बेसिकली रेट की बात किए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि अगले लेक्चर में बात करेंगे ये जो रेट है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद रेट लॉ की बात करेंगे, इंटीग्रल रेट लॉ यानी कि वेग का नियम क्या है उसकी बात करेंगे। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट क्या होता है, अलग अलग टर्म बात करेंगे। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।